हेलो दोस्तों, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 7 के अंदर मोस्ट वेलकम। इससे पहले कि मैं लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करूं, मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। वो ये कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को हम प्रॉपर एक सीरीज़ के तौर पे लेक्चर वाइज कवर कर रहे हैं। हम पूरा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स कवर करने क्योंकि निकले हैं, तो मैंने उसका ट्रैक रखने के लिए और डाटा शेयर करने के लिए फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप बना दिया है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और मैं आपको ये लिंक ग्रुप दिखा भी देता हूँ। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के नाम से ये ग्रुप है। इसके अंदर डेली बेसिस पे जो भी इस सीरीज़ के लेक्चर्स हो रहे हैं वो मैं यहाँ पर शेयर करता जा रहा हूँ। इसके अलावा इसी ग्रुप के अगर आप फाइल सेक्शन में जाएंगे तो तमाम के तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं उसकी पीडीएफ के अंदर जो फाइल्स हैं, नोट्स हैं, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। यूनिट्स की ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास जो है सारे के सारे लेक्चर्स इस सीरीज़ के एक सीक्वेंस में अवेलेबल होंगे। तो आप अपना सारा का सारा डाटा यहाँ से आके कलेक्ट कर सकते हैं। आपकी तरह बाकी जो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमारे चैनल के थ्रू सीख रहे हैं वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, तो आप लोग आपस में यहाँ पर डिस्कशंस भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो चलें अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। बाकी इस ग्रुप की जो लिंक है वो आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने ये देखा था कि प्रोसेस मॉडल्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं। उसके अंदर जो आपके सामने जिस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं सारी की सारी हमने टाइप्स देखी थी, और उसके बाद हमने उसी लेक्चर के अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस की को भी एक छोटा सा उसका भी ओवरव्यू किया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस वेरिएबिलिटीज़ क्या होती हैं, वेरिएबिलिटीज़ फैक्टर्स क्या होते हैं, और कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के हवाले से। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के वेरिएबिलिटी फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले वेरिएबिलिटी को पता होना चाहिए, उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वेरिएबिलिटी आती है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस वेरी रेडिकली फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू एन अदर। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस वेरिएबिलिटी से पहले मतलब क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस है वो हर जगह पे कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, एग्जैक्टली एक ही किस्म की चीज़ हर जगह पे नहीं चल रही। इसमें हर जगह पे थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस आता रहता है। ठीक है, तो वो क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस बेस पे आ रहे होते हैं, और उन डिफरेंसेस के पीछे फैक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली आज हम इस लेक्चर के अंदर ये चीज़ कवर करने वाले हैं। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस RE, अब मैं जहाँ पे भी लिखूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की। ठीक है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस वेरी रेडिकली फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। अब वो यहाँ पे ये बात बताना चाह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करने का प्रोसेस चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी वही चल रहा हो। ये प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बदलता रहता है, इवन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट प्रोजेक्ट। हम एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को बदलने की बात कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो होता ही है, लेकिन ये इस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की जो वेरिएबिलिटी है वो इस हद तक है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर दो प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं तो उन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करने का तरीका हो सकता है कि अलग अलग हो। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस रिलाई हैवीली ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। अगर आप कोई ऐसा प्रोसेस लेके चल रहे हो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करने के लिए जो इसका कोई प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आपने खुद से सोच लिया कि ऐसे 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 करके हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर लेंगे, तो वो किस चीज़ पे बेस कर रहा होता है, वो बेस कर रहा होता है हैवीली लोगों के तजर्बे पे। अब वो लोग कौन से हैं जिनके तजर्बे पे बेस कर रहा है, वो लोग जिन्होंने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करनी है। अगर आपने ऐसे ही अपने पास से बैठ के बगैर कुछ सोचे समझे एक प्लान बना लिया कि यार हम इस तरीके से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जमा करेंगे, तो है तो वो भी एक प्लान, एक्चुअली एक प्रोसेस ही है, क्योंकि उन स्टेप्स के अंदर से आपने गुजर के रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करनी है। लेकिन क्या है कि वो अनस्ट्रक्चर्ड है, आपने को प्रॉपरली उस तरीके से शायद उसको अनस्ट्रक्चर्ड नहीं किया होगा। तो अब वो किस चीज़ पर डिपेंड हो जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड हो जाएगा किसके ऊपर, उन लोगों के तजर्बे पे जो पहले भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते रहे। उन्हीं के तजर्बे से ही अनस्ट्रक्चर प्रोसेस कामयाब हो सकता है। अच्छा, उसके बाद एक और बात कि सिस्टमैटिक प्रोसेस जो कि प्रॉपर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस है वो किस चीज़ पे बेस कर रहा होता है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ सम एनालिसिस मेथडोलॉजी। तो वो बेस्ड कर रहा होता है कोई ना कोई एप्लीकेशन एनालिसिस मेथडोलॉजी आपके पास होती है, एनालाइज करने का कोई तरीका होता है उसके अप्लाई करने के ऊपर। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे जजमेंट चाहिए होती है ह्यूमंस की।
ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो कर लिया है तो अब आपको ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द पॉइंट इज़ कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के तो टोटली डिपेंड हो जाएगा एक्सपीरियंस पे, किसके, लोगों के। लेकिन जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जो एक प्रॉपर वे में चलता हुआ प्रोसेस है, वो एक तो कोई एनालिसिस करने की मेथडोलॉजी यूज़ कर रहा होगा, लेकिन स्टिल उसके बावजूद उसको भी ह्यूमन जजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। खैर, इस स्लाइड के ऊपर जो हमने बातें देखी उसमें जो आपको मेन फोकस करने वाला पॉइंट था वो ये था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो भी होते हैं वो हर जगह सेम नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बदलते हैं, सम टाइम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में चलते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी अलग अलग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करने के तरीके होते हैं। फिर उन तरीकों के अंदर से दो तरीके आगे बता दिए गए कि एक तो होता है अनस्ट्रक्चर्ड और एक होता है सिस्टमैटिक। जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है वो एक्सपीरियंस पीपल के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, और जो सिस्टमैटिक होता है वो कुछ एनालिसिस मेथडोलॉजीज पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके बावजूद ह्यूमन जजमेंट उसमें रिक्वायर्ड होता है। तो इस एक ही बात को मैंने 3-4 तरीकों से डिफाइन कर दिया। आई होप सो कि जिसको पहला तरीका समझ नहीं आया वो दूसरे से समझ गया होगा या फिर तीसरे से। अब हम आगे चलते हैं। अब वेरिएबिलिटी फैक्टर्स, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं ऐसे जिनकी वजह से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस जो है डिफर कर जाते हैं, बदल जाते हैं, सेम नहीं रहते। जैसे कि हमने पीछे देखा कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बदलते हैं, इवन कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हुए सेम प्रोजेक्ट्स के अंदर भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो वो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, वो ऐसी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वो चेंज हो जाते हैं। तो देयर आर 4 फैक्टर्स व्हिच काउंट टुवर्ड्स द वेरिएबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। टोटल वो 4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सारा काम हो रहा होता है। अब वो क्या क्या है? पहली बात ये कि टेक्निकल मैच्योरिटी, द टेक्नोलॉजीज एंड मेथड यूज फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू एन अदर। अब ये सबसे बड़ी बात है कि देखें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सारी टेक्निकली उतनी ही एक ही लेवल की मैच्योर नहीं होती, कोई ज़्यादा मैच्योर होती है, कोई कम मैच्योर होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन 1 साल पुरानी है, एक ऑर्गेनाइजेशन 10 साल पुरानी है, तो आप उनकी टेक्निकल मैच्योरिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। डेफिनेटली जो 10 साल से काम कर रहे हैं उनकी टेक्निकल मैच्योरिटी 1 साल वाली से ज़्यादा है। तो जो रिक्वायरमेंट गैदर करने का तरीका आप एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करोगे, आप डेफिनेटली वो तरीका एक साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं करोगे। तो टेक्निकल मैच्योरिटी मैटर कर रही होती है। इसके अलावा जो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हो, जो आप तरीके यूज़ करते हो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट लेने के लिए, तो वो भी अलग होते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन की मैच्योरिटी लेवल अलग हो गया, टेक्नोलॉजीज अलग हो गई, तरीके अलग हो गए, तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस भी उसके साथ अलग ही हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये वजह होती है। डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट, ये सेकंड वजह होती है। द टाइप ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजरियल डिसिप्लिन इन्वॉल्व इन रिक्वायरमेंट्स वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू एन अदर। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वे ऑफ वर्किंग या फिर जो आपका डिसिप्लिन है वो सेम नहीं होता। ठीक है, आप किसी सिविलियंस के ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पर वो लेवल का ऑफ डिसिप्लिन आपको देखने में नहीं मिलेगा जो कि आपको किसी मिलिट्री ऑफिस के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो जब वो डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट होती है तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का तरीका भी चेंज हो जाता है। पॉसिबल है कि एक जगह पे आपको नॉन फॉर्मल वे में क्लाइंट के साथ बात करके आपको लेनी पड़े, रिक्वायरमेंट्स लेनी पड़े, और पॉसिबल है कि किसी और जगह पे आप जाओ तो उनकी डिमांड हो कि आपने जो मीटिंग्स भी करनी है वो फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, तो जो डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट है उससे भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस के ऊपर फ़र्क आ रहा होता है और वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस बदलता चला जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर सम हाउ लिंक हो रहा होता है आपके डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट से, क्योंकि कल्चर से ही आपको ये पता चलता है कि कल्चर कितना डिसिप्लिन है या नहीं है। तो बहरहाल ये भी एक पॉइंट ऐसा होता है कि जिससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस है उसमें फ़र्क आ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि एक जगह का कल्चर कुछ और है, दूसरी जगह का कल्चर कुछ और है। आप जिस एरिया में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के वहाँ के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहे हो, रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के मुताबिक चल के वहाँ से चीज़ें गैन करोगे। तो जब आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में खुद को बाउंड करना है तो डेफिनेटली आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को भी थोड़ा सा चेंज करना है। इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन डोमेन। अच्छा, मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि ये सबसे पहले लिखी जाने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी हमने इसको लास्ट में लिखा है तो चलिए देख लेते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी एप्लीकेशन डोमेन क्या है। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम नीड डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस।
आप एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने जा रहे हो या फिर आप एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो जिसने आपके हॉस्पिटल में लगे हुए मेडिकल इक्विपमेंट को डील करना है, और एक तरफ आप एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो जिसने आपके शॉप के सेल्स और परचेजेस और प्रॉफिट लॉस वगैरह को डील करना है। तो आप क्या समझते हो कि ज़्यादा आपकी सीरियसनेस आप किस चीज़ की रिक्वायरमेंट लेते हुए जो है दिखाओगे? डेफिनेटली वो सॉफ्टवेयर जो एक मेडिकल एक हॉस्पिटल में जिसने चलना है या फिर पेशेंट्स को डील करना है या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स को डील करना है उसने, तो आप वहाँ पर ज़्यादा सीरियस होंगे। डेफिनेटली वहाँ पे आप रिक्वायरमेंट लेते हुए कोई बहुत ही इस किस्म के रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस को यूज़ करेंगे जिसमें गलती के कोई भी चांसेस ना रहें। तो एप्लीकेशन का डोमेन क्या है, उसने किस एरिया में जाके काम करना है, उस सॉफ्टवेयर ने किस जगह पे चलना है और वो कितने सेंसिटिव किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहा है, इस चीज़ को भी देखते हुए आप अपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को सिलेक्ट करते हो कि यार ये अगर सॉफ्टवेयर ऐसा है कि अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई या ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम आ गया तो हज़ारों लोगों लाखों लोगों की जानों तक को खतरा हो सकता है। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे रिस्क नहीं लोगे, आप बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अच्छा किस्म का रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस डिज़ाइन करोगे। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या फिर विद इन ऑर्गेनाइजेशन सैम प्रोजेक्ट के अंदर चेंज होते रहते हैं। तो अब हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं कि थोड़ी सी एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट देयर इज़ नो आइडियल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरीके से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में चल रहे होते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडल सेलेक्ट कर रहे होते हो, तो आपको पता होता है कि जी सॉफ्टवेयर इस किस्म का है तो ये मॉडल सूटेबल होगा, अच्छा इस किस्म का है तो ये मॉडल सूटेबल होगा। ओवरऑल आपका कोई भी ऐसा मॉडल नहीं होता कि जो आपका हर तरफ हर किस्म के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आप यूज़ कर लो। हर किसी मॉडल के एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे आप प्रोज एंड कॉन्स कहते हो, हर मॉडल के होते हैं। तो इसी तरीके से आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी आइडियल मॉडल नहीं है जिसको आप कहोगे कि यार ये आइडियल मॉडल है, ये ज़बरदस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस हैज़ अ फॉर्मल स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इन दी ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आइडियल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोई भी प्रोसेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है उसका एक फॉर्मल स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लाजमी होता है। अब वो शुरुआत कहाँ से करता है? बिगिंस देयर इज़ अ रिकग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट एंड रिक्वायर्स अ सोल्यूशन। इसकी शुरुआत इस जगह से होती है कि आप सबसे पहले ये रिकग्नाइज करते हो कि क्या वाकई ही कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और उससे फिर क्या होता है कि आपके पास एक न्यू सॉफ्टवेयर का आइडिया आता है, ये इसकी शुरुआत है। आप चाहे कोई भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस मॉडल फॉलो करने जा रहे हो या फिर कोई भी प्रोसेस फॉलो करने जा रहे हो तो उसकी शुरुआत इसी बात से होगी। ये एक फॉर्मल वे है इसको स्टार्ट करने का, और आप उस प्रोसेस को चाहे आप उसके अंदर एक्टिविटीज़ को जैसे भी अरेंज करते हो, क्योंकि आपके पास आइडियल तो कोई भी नहीं है, आप अपने बेटर वे के अंदर जो आपको बेटर लगेगा, मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स जो हमने देखे हैं उनको माइंड में रखते हुए जो उस जगह के हिसाब से आपको बेटर लगेगा वही रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आप प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो वो शुरू ऐसे ही होगा चाहे वो जो भी प्रोसेस हो, जैसे आपको बिगिंस के पॉइंट पे बताया गया। और एंड कैसे होगा? विद अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी बिल्ड। एंड वो उस वक्त होगा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस जब आप ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे देंगे उस सॉफ्टवेयर की जो कि बनने वाला है। और वो डिस्क्रिप्शन क्या होगी कि वो एक्सटर्नल बिहेवियर क्या देगा। मींस ये कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाना है जब वो तैयार हो जाएगा तो तैयार होने के बाद उसने एक्सटर्नल बिहेवियर यूज़र को किस किस्म का शो करना है। जब आप ये सारी की सारी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिख लोगे तो आप ये कहोगे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस यहाँ पे एंड हो गया। सो द पॉइंट इज़ कि कोई आइडियल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस नहीं है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा फॉर्मल वे में होती है, और वो क्या होती है वो मैंने आपको आगे बता दी। बाकी आप जो प्रोसेस है उसकी सीरियसनेस, उसकी मैच्योरिटी आप मुख्तलिफ किस्म के जो फैक्टर्स हैं उनको देख के फाइनल करते हो। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। काइंडली ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लेक्चर से अप टू डेट रहें और PDF के अंदर नोट्स डाउनलोड करते रहें। दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।